सबसे पहले है एक्वियस ह्यूमर फॉर्मेशन जो होती है वो किस किस चीज़ों से होती है ना। तो इसकी जो फॉर्मेशन होती है इसके लिए आपने जो जतोई कॉलोनी है पेज नंबर 136 पे लिखा हुआ है कि एक्वियस ह्यूमर जो उसकी प्रोडक्शन होती है वो एक्टिव प्रोडक्शन भी होती है, एक्टिव सिक्रीशन होती है, पैसिव डिफ्यूजन होती है। और पैसिव डिफ्यूजन जो होती है वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होती है उसमें और डिफ्यूजन होती है। ठीक है, तो 80% जो है वो एक्टिव सिक्रीशन होती है, उसमें से 20% जो होती है वो पैसिव होती है। और पैसिव जो होती है आगे से अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होती है और डिफ्यूजन होती है। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यहाँ पे लिखा हुआ है और डी नोवो जो है वो किसी में भी नहीं आता, तो डी नोवो सिंथेसिस की कहीं से भी नहीं है। सो इसका आंसर जो है वो डी होगा। लार्ज हेमेंजियोमा ऑफ द लिड्स एंड द चीक अलॉन्ग विद द ग्लोकोमा, अगर किसी को ग्लोकोमा हुआ है अलॉन्ग विद द हेमेंजियोमा ऑफ द लिड्स एंड चीक, इसके आपको मैं फिगर दिखा देती हूँ। तो वो किस में होती है? स्ट्रग वीबर सिंड्रोम में। ठीक है, स्टर्ज वीबर सिंड्रोम में। उसके बाद आता है ग्लोकोमा जो होता है ये सेकेंडरी टू ऑल ऑफ द फॉलोइंग होता है एक्सेप्ट। देखें, अब ग्लोकोमा हुआ है तो किस वजह से होगा, यहाँ पे आप बुक पे पढ़े बगैर ही खुद भी बता सकते हैं कि सेकेंडरी ग्लोकोमा की बात की जा रही है कि किसी वजह से हुआ है ना। ग्लोकोमा किसी पहले की डिजीज़ की वजह से हुआ है। तो इसमें क्या हो सकता है? आयराइटिस की वजह से हो सकता है ग्लोकोमा, अगर आइरिस की इन्फ्लेमेशन हुई हो, सेल्स जाके एंगल को ब्लॉक कर दें। ठीक है, हाइफीमिया की वजह से हो सकता है ब्लड इन एंटीरियर चैम्बर हो और वो आके जो है ग्लोकोमा करवा दें। लेंस अगर डिसलोकेट होके आगे आ जाए तो ग्लोकोमा करवा सकता है ना। तो ये क्या आ गया? शॉर्ट सीरीडी आर्टरी की अगर क्लियर हो गई, ये तो आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं कि इसका आंसर डी ही होगा। तो इसका आंसर डी होगा। ठीक है, अब आ जाता है बूफथैल्मोस। बूफथैल्मोस क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं कंजेनिटल ग्लोकोमा को हम बूफथैल्मोस कहते हैं। अब उसके बारे में ये बात होती है कि वो मोस्टली बायलेटरल होता है, दोनों आंखें जो है वो अफेक्ट होती है अगर कंजेनिटल ग्लोकोमा होता है तो। इसके अलावा वो बॉयज़ में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स। ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये बात ठीक नहीं है कि ट्यूबैकुलेक्टमी इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। ये बिल्कुल भी ट्यूबैकुलोटॉमी नहीं है, गोनियोटॉमी इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। ठीक है, ये बात होती है। अब जो गोनियोटॉमी होती है ना, ये ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होती है। ट्यूबैकुलोटॉमी हम तब परफॉर्म करते हैं जब कॉर्निया में हेज़ हो। ठीक है, और हम कॉर्निया में हेज़ी हो तो फिर हम नहीं करते गोनियोटॉमी, फिर हम ट्यूबैकुलोटॉमी की तरफ जाते हैं। तो इसमें बॉयज़ आर अफेक्टेड मोर देन गर्ल्स एंड बायलेटरल, ये दोनों चीज़ें ठीक है। ठीक हो गया। उसके बाद आता है रेनबो हेलो अराउंड द लाइट। हेलो जो आता है लाइट के गिर्द, वो किस चीज़ में आता है? कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? तो याद कर ले कि ग्लोकोमा के केस में होता है, कैटरेक्ट के केस में होता है, ठीक है, और कंजक्टिवाइटिस, इन तीनों के केस में हमें क्या मिलता है? हेलो मिलता है लाइट के इर्द गिर्द, रेनबो हेलो मिलता है। तो अपनी बुक पे लिख लें इस बात को कि ग्लोकोमा के केस में, कैटरेक्ट के केस में और कंजक्टिवाइटिस के केस में, ठीक है, हमें हेलो मिलता है लाइट के इर्द गिर्द। ठीक हो गया। उसके बाद आता है प्राइमरी एक्यूट कंजस्टिव ग्लोकोमा। ये इसमें ये होता है कि प्राइमरी है, एक्यूट है। जब भी एक्यूट होगा ना तो उसमें ना हमने एक्यूट देखना है। प्राइमरी एक्यूट कंजस्टिव ग्लोकोमा है तो क्या होगा, इसमें एकदम से एंगल जो है वो ब्लॉक हो गया। ठीक है, तो अब इसमें एंगल एकदम से जब ब्लॉक हो जाएगा ना, तो आपने हमेशा याद रखना है एंगल जब एकदम से एंगल क्लोयर ग्लोकोमा होगा ना एक्यूट, तो वो जो होंगे ना उसमें जो सिम्टम्स आएंगे वो ऑल ऑफ द सडन आएंगे। ठीक है, वो रैपिडली आएंगे एक्यूट में। ठीक है, और क्या होगा उसमें कि मेजर चीज़ कि इसमें हैंड मूवमेंट विजन होना शुरू हो जाएगी, मतलब एकदम से विजन जाएगी और हैंड मूवमेंट्स तक रह जाएगी। पेशेंट सिर्फ हाथ देख सकेगा, अगर हम हाथ मूव करेंगे सिर्फ वही देख। दूसरी बात क्या है कि कपिंग ऑफ डिस्क इसमें लेट में होती है। जब ये क्रोनिक में जाता है फिर कपिंग डिस्क की स्टार्ट होती है, शुरू में इसकी कपिंग नहीं स्टार्ट होती। ठीक है, तो शुरू में जो है ये कपिंग नहीं होगी। और पिन पॉइंट प्यूपिल तो इसमें नहीं होता, इसमें मायोड्रेसिस हुई होती है। ठीक है, प्यूपिल की मायोड्रेसिस हुई होती है। प्यूपिल जो होता है वो डायलेटेड होता है, इसमें हमें मिलता एक्यूट कंजस्टिव ग्लोकोमा में। ठीक है, वो आपको मैंने पिक्चर भी दिखाई थी, इतने बड़ा डायलेटेड प्यूपिल हुआ था बेबी का, बेबी के कह रही हूँ, ऐसा होल जो प्यूपिल था। ठीक है, प्यूपिल जो होता है इसमें हमें पिन पॉइंट नहीं मिलता, बल्कि इसमें डायलेटेड प्यूपिल मिलता है हमें। ठीक है, उसके बाद ये है कि हैंड मूवमेंट्स जो है इसका आंसर ये होगा।
ठीक है। प्राइमरी एक्यूट कंजस्टिव ग्लाइकोमा में हैंड मूवमेंट्स विजन रह जाती है। ये आपके जतोई में जो है इसकी क्लिनिकल फीचर्स में लिखा हुआ है, और ये लिखा हुआ है कि डिस्क हमें जो है थोड़ी सी हाइपरेमिक मिलती है। अदरवाइज़ क्रोनिक जो होता है ना स्टेट, उसमें कपिंग ऑफ डिस्क मिलती है, और पिन पॉइंट प्यूपिल हमें नहीं मिलता, हमें ओवल शेप्ड ऐसे मिड डायलेटेड प्यूपिल मिलता है। ठीक है, मिड डायलेटेड प्यूपिल मिलता है। फिर आता है ड्रग विच इज़ नॉट यूज्ड इन ओपन एंगल ग्लाइकोमा। अब आपको पता है ओपन एंगल ग्लाइकोमा में हमने यहाँ तो एंगल खुला हुआ है ना, तो यहाँ तो हमने उसकी ग्लाइकोमा हुआ है तो या तो हमने उसकी एक्वियस ह्यूमर की ड्रेनेज ज़्यादा करनी है, या हमने क्या करना है कि उसकी प्रोडक्शन को कम करना है। तो उसकी जो एक्वियस फ्लो है, एक्वियस ह्यूमर की प्रोडक्शन को कम करने के लिए हम बीटा ब्लॉकर्स A B C देते हैं। ठीक है, प्रोडक्शन को कम करने के लिए ABC स्टार्ट करना है, प्रोडक्शन को ही हमने कम करना है ABC। ठीक है, अल्फ़ा एगोनिस्ट देंगे, बीटा ब्लॉकर्स देंगे, और कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स देंगे। जबकि एक्वियस ह्यूमर की जो आउटफ्लो है उसको ज़्यादा करने के लिए हम क्या देते होते हैं, ट्रिबैकुलर आउटफ्लो को ज़्यादा करने के लिए हम कोलियोमाइमेटिक्स ड्रग्स देते हैं, जिसमें भी हैव द पाइलोकार्पिन, पाइजोस्टिगमीन वगैरह, और अल्फ़ा एगोनिस्ट देते हैं जो कि होते हैं नॉन सेलेक्टिव एपिनेफ्रिन। ठीक है, एपिनेफ्रिन मेजरली, और यूवियोस्क्लेरल आउटफ्लो ज़्यादा करने के लिए हम प्रोस्टाग्लैंडिन्स मेनली देते होते हैं। ठीक है, तो अब हमने देखना है, ये सारी आपने ड्रग्स देख ली, अल्फ़ा बीटा ब्लॉकर्स, अल्फ़ा एगोनिस्ट, बीटा ब्लॉकर्स एंड कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स डिक्रीज द एक्वियस प्रोडक्शन एंड एक्वियस आउटफ्लो इंक्रीज़ करने के लिए ट्रिबैकुलर आउटफ्लो में कौन से हैं और यूवियोस्क्लेरल में कौन से हैं। तो अब उसमें हमने ये एपिनेफ्रिन भी देखी थी जो कि एक्चुअली हमारे आउटफ्लो को ज़्यादा कर रही थी। ठीक है, ट्रिबैकुलर आउटफ्लो। बीटा ब्लॉकर्स भी हमने देखे थे जो कि एक्चुअली थे हमारी प्रोडक्शन को कम कर रहे थे। ठीक है, और हमने पाइलोकार्बीन भी देखी जो कि एक्चुअली हमारी ट्रिबैकुलर आउटफ्लो को ज़्यादा कर रही थी। ठीक है, लेकिन स्टीरॉइड्स हमने कहीं भी नहीं देखे। तो ड्रग विच इज़ नॉट यूज्ड इन ओपन एंगल ग्लाइकोमा इज स्टीरॉइड। फिर आता है शैलो एंटीरियर चैम्बर, हमें किस में नज़र आता है, मतलब एंटीरियर चैम्बर हमें छोटा नज़र आएगा। किस में नज़र आएगा छोटा, क्लोज एंगल ग्लाइकोमा में तो हमें वैसे ही छोटा नज़र आएगा, क्योंकि आपको पता है कि उसमें एंगल क्लोज होता है और आइरिस जो होती है वो बॉम्बी बन गई होती है, और उसकी वजह से एंगल जो है वो मतलब क्लोज हो जाता है ना, तो उसकी वजह से क्या होता है कि शैलो एंटीरियर चैम्बर होता है। इसके अलावा अब अगर एडहेरेंट ग्लाइकोमा हो, मतलब कि कॉर्नियल अल्सर जो है वो पूरी लेंथ में, मतलब कॉर्निया का जो अल्सर है वो एंड तक एंडोथेलियम सारा क्रॉस कर चुका हो। ठीक है, तो उसको एडहेरेंट ग्लाइकोमा कहते हैं, मतलब उधर तक पहुंच गया हो। ठीक है, अब इसके अलावा आफ्टर ट्यूबरकुलेक्टमी, जब हम ट्यूबरकुलेक्टमी करते हैं उसके स्टार्ट में क्या होता है कि ट्यूबरकुलेक्टमी में हम क्या कर रहे होते हैं, हम एक अलग सा पैसेज बनाते हैं जिससे ड्रेनेज हो जाए। ठीक है, तो उस दौरान जब हम बनाते हैं तो स्टार्ट में क्या होता है, एंटीरियर चैम्बर जो होता है वो शैलो ही होता है। ठीक है, तो एज अ होल ये तीनों जो हैं वो इंटीरियर चैम्बर्स शैलो हो गए इन तीनों डिजीज़ में, एडहेरेंट ग्लाइकोमा में भी, और क्लोज एंगल ग्लाइकोमा में भी, और ट्यूबरकुलेक्टमी में भी। ठीक हो गया। उसके बाद आता है ग्लाइकोमा आफ्टर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन में रिजल्ट्स फ्रॉम। ठीक है, अब कैटरेक्ट हमने निकाला तो उसके बाद ग्लाइकोमा किस वजह से हो सकता है, ये देखें सारे कॉजेज़ देखें ज़रा। प्री एग्जिस्टिंग ग्लाइकोमा, पहले से बंदे को अगर ग्लाइकोमा हो, जो हमने इन्वेस्टिगेशंस में करना था चेक, लेकिन हमने उसको ध्यान नहीं दिया, पहले से ग्लाइकोमा हो तो कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन के बाद ऑब्वियसली ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ पेरिफेरल एंटीरियर साइनिकी, अगर एंटीरियर साइनिकी बन जाए, मतलब आइरिस जो है वो हमारी कॉर्निया के साथ आके चिपक जाए, तो ऑब्वियसली उसकी वजह से भी हो सकता है ना, हमने कैटरेक्ट निकाला तो वो आइरिस आगे आके चिपक जाती है, तो उसकी वजह से भी ग्लाइकोमा होगा ऑब्वियसली। ठीक है, और पूलिंग ऑफ फ्लूइड बिहाइंड द इंटीरियर हाइलॉइड मेम्ब्रेन। ठीक है, इंटीरियर हाइलॉइड मेम्ब्रेन कौन सी होती है, जहाँ पे वीट्रस का इंटीरियर पार्ट होता है वहाँ पे उसकी इंटीरियर बाउंड्री बनाती है इंटीरियर हाइलॉइड मेम्ब्रेन, और आगे उसके आगे लेंस होता है। तो अगर यहाँ पे पुलिंग हो जाए, हमने लेंस का कैटरेक्ट रिमूव किया, यहाँ पे पुलिंग हो जाए फ्लूइड की, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, ग्लाइकोमा हो सकता है। तो ये तीनों हमारे कॉजेज़ हो सकते हैं। अब आता है कि जो प्रेस्बायोपिक करेक्शन होती है, मतलब कि हमें बार बार जो है रैपिड चेंज करनी पड़ती है, बार बार हमें अपनी ग्लासेस चेंज करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो रैपिड चेंज हमें जो करना पड़ता है वो किसकी जो है ना कैरेक्टरिस्टिक है, न्यूवास्कुलर की है, ओपन एंगल की है, क्लोज्ड एंगल की है, या ग्लाइकोमा कैप्सुलारे की है। अब ये देखें ना, रैपिड है ना, अब जो ओपन एंगल ग्लाइकोमा होता है ना, उसमें ये होता है कि फ्रीक्वेंट चेंज इन प्रेस्बायोपिक करेक्शन होता है,
मतलब कि बार बार थोड़ी थोड़ी देर बाद चेंज होती है ग्लासेस, ठीक है, क्योंकि वो स्लोली प्रोग्रेस कर रहा होता है। और क्लोज्ड एंगल जो होता है ना, क्योंकि ये एकदम से होता है ना, तो इस वजह से क्या होता है कि इसमें रैपिड चेंज होता है प्रेसबायोपिक करेक्शन में, तो क्लोज्ड एंगल ग्लाकोमा होगा। ऑल ऑफ द फॉलोइंग फील्ड इफेक्ट्स आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ग्लाकोमा। अब हमने जितने भी स्कोटोमास पढ़े थे उसमें आर्कोएट भी था एक, जिसमें एक्चुअली आर्क बनी हुई थी, ठीक है, और वही आर्क जब मिल गई थी एक साथ तो रिंग स्कोटोमा बन गया था। और बेयरिंग ऑफ ब्लाइंड स्पॉट के सिर्फ ब्लाइंड स्पॉट बेयरिंग, मतलब बेयरिंग ऑफ ब्लाइंड स्पॉट था। ऐसा होल उनको हम रिवाइज कर लेते हैं कि विजुअल फील्ड इफेक्ट्स अर्ली होते हैं, मॉडरेट होते हैं, एडवांस्ड होते हैं। अर्ली में कौन से होते हैं? पैरासेंट्रल स्कोटोमा होता है, सेंटर के पास प्यूरिनीज नेजल स्टेप होता है जो कि एक्चुअली हॉरिजॉन्टल रेफी से ऊपर ऊपर रहता है और नेसल साइड पे होता है। आइसोलेटेड पैरासेंट्रल नेसल स्कोटोमा होता है, ठीक है। और इसके अलावा जो है बेयरिंग ऑफ ब्लाइंड स्पॉट होता है। और इसके अलावा क्या होता है कि बेयरिंग ऑफ ब्लाइंड स्पॉट में जो ब्लाइंड स्पॉट होता है वो इनलार्ज कर रहा होता है, ठीक है। उसके बाद सीडल स्कोटोमा होता है, इसमें एक्चुअली वी हैव द सिकल शेप्ड स्कोटोमा, ठीक है, जो ऊपर और नीचे किया होता है। ये सारे अर्ली में होते हैं। फिर मॉडरेट में हमारे पास होता है आर्कोइड स्कोटोमा, ठीक है। इसके अलावा मॉडरेट में रिंग स्कोटोमा होता है। और इसके अलावा पेरिफेरल डिप्रेशन होती है, पेरिफेरल ब्रेक थ्रू होता है। और एडवांस स्टेज में क्या होता है? सेंट्रल और टेम्पोरल फील्ड्स होती हैं। सेंट्रल आइलैंड ऑफ विजन होता है और टेम्पोरल आइलैंड ऑफ विजन होता है। तो ऐसा होल अगर हम देखें तो आर्कुएट और रिंग्स स्कोटोमा होते हैं, ये मॉडरेट में आ रहे हैं। और बेयरिंग ऑफ ब्लाइंड स्पॉट ये जो है अर्ली में आ रहे हैं, लेकिन ये बायनेजल कहीं भी नहीं है, ठीक है। सो इसका आंसर जो होगा वो ये वाला होगा। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन द प्राइमरी ग्लाकोमा। तो प्राइमरी ग्लाकोमा में कौन सी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है? ये जो ईजरीन है ना, ये इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए आपको इसका नाम लिखा हुआ है। ईजरीन का मतलब होता है एक्चुअली फाइजोस्टिगमीन, ठीक है। फाइजोस्टिगमीन जो एक्चुअली हमारी पाइलोकार्पिन के ग्रुप में से आ रही है, फाइजोस्टिगमीन, ठीक है। तो पाइलोकार्पिन, ईजरीन, एड्रीनालिन ये तो हम देते हैं, लेकिन एट्रोपिन तो नहीं देते। एट्रोपिन तो बिल्कुल ऑपोजिट वर्क कर रही है पाइलोकार्पिन के, ठीक है। तो एट्रोपिन इसमें से आंसर होगा कि उसको कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है प्राइमरी ग्लाकोमा में। कलर्ड हेलोज आर नॉट सीन इन। कलर्ड हेलोज, अब मैंने आपको पहले बताए थे कि कैटरेक्ट बताया था कलर्ड हेलोज में, इसके अलावा ग्लूकोमा बताया था, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कौन सा, कंजक्टिवाइटिस, ठीक है। तो अब यहाँ पे ग्लूकोमा के ही तीनों आए हुए हैं, ग्लूकोमा ग्लूकोमा ग्लूकोमा, फेकोजेनिक, नैरो एंगल, स्टीरॉइड। इन सब में हमें जो है कलर्ड हेलोज नज़र आएंगे, लेकिन एकोमोडेशन में नहीं नज़र आएगा, ठीक है। स्टोनी हार्ड आई हमें किस में नज़र आएगी? एब्सोल्यूट ग्लाकोमा में। एब्सोल्यूट ग्लाकोमा क्या होता है? एंड स्टेज ग्लाकोमा होता है। एंड स्टेज जो बस आई को ख़त्म कर देगा। अब आई बहुत ज़्यादा, इंट्राओकुलर प्रेशर इतना ज़्यादा राइज कर जाता है जिसकी वजह से स्टोनी हार्ड आई हो जाती है, ठीक है। तो ये अपनी बुक में भी आपने जितोई में देख लेना है कि स्टोनी हार्ड आई लिख लेना इसका नाम, ठीक है। इसके अलावा मेलिग्नेंट ग्लाकोमा। मेलिग्नेंट ग्लाकोमा क्या होता है? किसी पोस्ट सर्जिकल जो ग्लाकोमा हो जाता है ना, उसको, उस टाइप को हम कहते हैं मेलिग्नेंट ग्लाकोमा। अब मेलिग्नेंट ग्लाकोमा जो होता है ना, उसके लिए फिर हम ये करते हैं कि मतलब कोई भी इंट्राओकुलर सर्जरी हो ना, उसके कॉम्प्लिकेशन के रिजल्ट में मेलिग्नेंट ग्लाकोमा होता है। और इसका ये होता है कि हम इसको कैसे ट्रीट करते हैं, इसकी सर्जरी हम करते होते हैं विट्रस एस्पायरेशन। हम विट्रस को रिमूव कर देते हैं ताकि वो आई का जो प्रेशर है ना वो नॉर्मल हो जाए, ठीक है। तो हम विट्रस को एस्पायर कर देते हैं, ठीक हो गया। लेज़र इज़ यूज्ड इन। अब लेज़र को हम एक्यूट क्लोइड ग्लाकोमा में भी यूज़ कर रहे होते हैं, जब एंगल क्लोज हो जाता है तो उस केस में भी हम इसको जो है वो एक्चुअली लेज़र को यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। एंगल जो अब अपने याद रखना है, जो हमारा ओपन एंगल है ना, ओपन एंगल उसमें हम मोस्टली मेडिकल ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, ठीक है, मेडिकल ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं। लेकिन जो क्लोज एंगल होता है उसमें हमें मस्त सर्जरी करनी पड़ती है मोस्टली, ठीक है। अब जो लेज़र होता है ना वो अब हम देखें अगर इसकी ट्रीटमेंट अपने, सबसे पहले हम ट्रीटमेंट देखते हैं जो ओपन एंगल ग्लाकोमा है। ओपन एंगल ग्लाकोमा के लिए हम मेडिकल ट्रीटमेंट करते हैं, जो मैंने आपको अभी रिवाइज करवाया था टेबल के फॉर्म में। इसके अलावा लेज़र करते हैं, आर्गॉन लेज़र करते हैं, ट्रेबेकुलोप्लास्टी और सिलेक्टिव लेज़र ट्रेबेकुलोप्लास्टी करते हैं। और सर्जिकल ट्रीटमेंट में हम ट्रेबेकुलेक्टमी करते हैं, और हम जो है ना करते हैं सेक्लेरोटमी, डीप सेक्लेरोटमी। ये हमारा ट्रीटमेंट है किसका? ओपन एंगल का। अब क्लोज्ड एंगल जो है ना, क्लोज्ड एंगल उसके लिए जो ट्रीटमेंट हम करते होते हैं वो ये कि एक्चुअली इसमें हम जो है वो करते हैं, एक्यूट की अगर बात की जाए तो
उसमें हम जो है क्या करते हैं, सिस्टमिक थेरेपी करते हैं एसिडाजोलामाइड से और हाइपर ऑस्मोटिक एजेंट से, एनाल्जेसिक्स और एंटीएमेटिक्स। शुरू में हम जो एक्यूट को कंट्रोल करना होता है। फिर टॉपिकल थेरेपी में हम पाइलोकार्पिन, बीटा ब्लॉकर्स, अल्फा 2 एगोनिस्ट देते हैं और कार्बोनिक एनाटेज इनहिबिटर्स और स्टेरॉइड्स वगैरह देते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट में। फिर सर्जरी हम करते हैं। सर्जरी ये है कि सेम आई में हमें अपने अटैक को कम करना है तो हम लेज़र आइरोडोटमी करते हैं। ठीक है, आइरोडोटमी मीन्स कि आयरस जो है ना उसके अंदर हमने क्या कर देना है, एक होल बना देना है ताकि जो ड्रेनेज है वो अब यहाँ से गुजरने की बजाय यहाँ से गुजर के जाए। ठीक है, इस पाथवे में। तो आयरोडोटमी करते हैं और ट्रिबैकुलेक्टमी करते हैं। लेज़र के साथ इसको हम एक्चुअली आयरोडोटमी कर रहे होते हैं और ट्रिबैकुलेक्टमी करते हैं जिसमें एक्चुअली हम अलग से पाथवे बना लेते हैं ड्रेनेज का। तो इसके अलावा जो फेलो आई होती है उसमें हम क्या करते हैं, सर्जिकल ट्रीटमेंट करते हैं, आयरोडक्टमी। ठीक है, आयरोडक्टमी करते हैं वो भी हम लेज़र के थ्रू। आयरोडोटमी और सर्जिकल आयरोडक्टमी कर देते हैं दूसरी आई में, ताकि दूसरी आई में भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो एज अ होल अगर हम लेज़र को देखें तो एंगल क्लोयर में भी यूज़ हो रहा है लेज़र, ट्रिबिकुलोप्लास्टी हो रही है एर्गॉन लेज़र, और ओपन एंगल में भी हो रहा है। ओपन एंगल में हमने लेज़र किया था ये वाला, सॉरी ये जो अभी मैंने बताया एक्चुअली कौन सा लेज़र, लेज़र जो एर्गॉन लेज़र ट्रिबैकुलेक्टमी। ठीक है, और एंगल क्लोजर में हमने आयरोडोटमी करने के लिए लेज़र यूज़ किया। रेटिनल डिटैचमेंट में आपको पता होगा हम लेज़र से उसको फोटोकोगुलेशन करते हैं। तो एज अ होल देखें तो ऑल ऑफ द अबव आएगा। ठीक है, कपिंग ऑफ द डिस्क इज़ नॉट द फीचर ऑफ। ठीक है, अब कपिंग ऑफ डिस्क, अब यहाँ पे देखें क्रोनिक एंगल क्लोजर है, क्रोनिक ओपन एंगल है और कंजेनिटल है। इन सब में जो है वो कमिंग ऑफ डिस्क होगी। मैंने आपको बताया था एक्यूट एंगल क्लोजर हो तो फिर कपिंग हमें नज़र नहीं आती, बाकी सिम्टम्स ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो वो ऐसे लग रहे होते हैं जैसे किसी को अपेंडिसाइटिस के सिम्टम्स आ रहे होते हैं, उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं और दर्द होती है, इस तरह से ऐसे सिम्टम्स होते हैं एक्यूट एंगल के। क्रोनिक में जाके कपिंग हो जाती है, लेकिन मेगलोकॉर्निया में कोई ऐसा जो है कपिंग हमें नहीं मिलेगी ऑब्वियसली। इंटरकैलरी स्टेफाइलोमा। ठीक है, इंटरकैलरी स्टेफाइलोमा की मैं आपको पिक्चर बताऊंगी, उसके बाद आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, मैं आपको दिखा देती हूँ पहले। अब हमने जो है ना ये स्क्लेरा के चैप्टर में भी किया था, लेकिन पिक्चर से हमने नहीं देखा था। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं। अभी आपको नज़र आ रहा है आगे की तरफ जो बल्जिंग हुई है, दिस इज़ एक्चुअली द एंटीरियर स्टेफाइलोमा। जो पीछे की तरफ हुई है दिस इज़ अ पोस्टीरियर स्टेफाइलोमा। ठीक है, फिर ये जो इस रीजन में हुई है इसको कहते हैं इंटरक्लेरी स्टेफाइलोमा। फिर ये जो सीलियरी के रीजन में हुआ है सीलियरी स्टेफाइलोमा, और फिर ये बिल्कुल इक्वेटर पे जो हुआ है इक्वेटोरियल स्टेफाइलोमा होता है। ठीक है, अब आपने ये याद रखना है कि हम बात करें इंटरकैलरी स्टेफाइलोमा की। ठीक है, अब इंटरकैलरी स्टेफाइलोमा जो होता है ना, इसमें एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पे क्या होगा, आइरिस और सीलियरी बॉडी जो है वो बल्ज करना शुरू कर देगी। ठीक है, सीलियरी में क्या हो रहा है, सीलियरी बॉडी और हमारी जो बाहर स्क्लेरा है वो बल्ज कर रही है। ठीक है, और इक्वेटोरियल में एक्चुअली हमारी जो यहाँ का जो एक्चुअली क्या होती है, यहाँ पे कोराइड होती है वो बल्ज कर रही है। पोस्टीरियर में भी कोराइड और रेटिना बल्ज कर रही है और इंटीरियर में हमारी कॉर्निया और आइरिस बल्ज कर रही है। ठीक है, हम बात करें यहाँ पे, अब जब एब्सोल्यूट ग्लोकोमा हो जाता है ना, कि मैंने आपको बताया कि फुल ऐसे स्टोनी हार्ड हमारी आई हो जाती है, फुल ग्लोकोमा की एंड स्टेज होती है, उसमें एक्चुअली ये इंटरकैलरी जो है ना हमारा स्टेफाइलोमा बन जाता है आइरिस और सीलियरी बॉडी का। अब आपको नज़र आ रहा होगा कि ये अगर फॉर एग्जांपल आपका लिम्बस है, ठीक है, दिस इज़ अ लिम्बस, तो ये लिम्बस के तकरीबन 4 मिलीमीटर्स यहाँ पे होगा। ठीक है, यही वो MCQ है। अच्छा, ये वो वाला 20 जो है ना वेबर सिंड्रोम जो भी हमने डिस्कस किया था, ये वो वाला है जिसमें एक्चुअली हमारा हेमेंजियोमा बना होता है सारे इस रीजन में, लिप्स एंड चीक्स वाले रीजन में और आई के रीजन में, और अंदर जो है ग्लूकोमा होता है। ठीक है, सो इंटरकैलरी जो स्टेफाइलोमा होता है वो हमें कहाँ नज़र आता है, एरिया एक्सटेंडिंग अप टू 4 millimeters from the limbus. Most common presenting feature of the patient with the प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा, ओपन एंगल है उसका। ठीक है, तो क्या होगी उसको, क्रोनिक डिटोरिएशन ऑफ विजन नोटिस सडनली। क्रोनिक, इसमें जो विजन डिटोरिएशन हो रही होगी वो स्लो हो रही होती है, लेकिन नोटिस एकदम से होती है। ठीक है, तो ये बात होती है प्राइमरी ओपन एंगल की। अगर यही हमारा क्लोज एंगल होता तो इसमें ये क्रोनिक ना होता, इसमें होता है कि एक्यूट एकदम से विजन लॉस होगी। ठीक है, उसके बाद ड्रग्स यूज इन द प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा, हमने पहले भी देखा है कि टिमोलोल ये किस बीटा ब्लॉकर में से आ रहा है ना। एट्रोपिन तो बिल्कुल भी नहीं हम यूज़ करते, स्टेरॉइड्स भी नहीं यूज़ करते। ठीक है, उसके बाद आता है
क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द एब्सोल्यूट ग्लूकोमा इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। एब्सोल्यूट ग्लूकोमा में क्या होगा, अब जो है इसमें आपने याद रखना है कि इसमें कम्प्लीटली ब्लाइंड आई तो होगी, ठीक है। पेन भी इसमें बहुत हो रही होती है क्योंकि इतना ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, ठीक है। और शैलो इंटीरियर चैम्बर हो जाता है, लेकिन ये वाला नहीं है, कंस्ट्रक्टेड प्यूपिल, ठीक है। अच्छा, कम्प्लीटली ब्लाइंड आई हो जाती है इसमें, इसको कहते हैं हार्ड ब्लाइंड आई। आपके जतोई में भी इसके बारे में लिखा हुआ है। जब पेरिफेरल एंटीरियर साइनिकी जो होती है ये किस में होती है, ये क्लोज एंगल में होती है ना। इंटीरियर साइनिकी जो बनती है क्लोज एंगल में बनती है, जिसकी वजह से क्लोज एंगल हो जाएगा ना, इसी वजह से क्लोज एंगल होता है ना, क्योंकि साइनिकी बन गई होती है, ठीक है। तो उसके बाद आता है कि प्रोवोकेटिव टेस्ट फॉर द एक्यूट फॉर द एंगल क्लोयर ग्लूकोमा। अब इसमें जो आपने प्रोवोकेटिव टेस्ट आपने पढ़े होंगे बुक में कि हम करते हैं कौन कौन से डार्क जो है, अब अगर आप बुक से मैं पढ़ के बताऊँ, डार्क रूम टेस्ट करते हैं, ठीक है, जिसमें पेशेंट को जो है वो डार्क रूम में रखते हैं, ठीक है। और ये होता है कि उसमें पीपल डायलेट करता है और फिर हम में डायलेशन जो है उससे चेक करते हैं कि ग्लूकोमा वगैरह ना। अच्छा, उसके बाद प्रोन टेस्ट करते हैं, पेशेंट को प्रोन पोजीशन में लिटाते हैं, फिर प्रोन डार्क रूम टेस्ट करते हैं, प्रोन पोजीशन में लिटाते हैं और डार्क रूम में भी लिटाते हैं, ठीक है। तो ये जो टेस्ट होते हैं ये एक्चुअली हम चेक कर रहे होते हैं कि पेशेंट का आईओपी वगैरह को चेक कर रहे होते हैं। तो प्रोवोकेटिव टेस्ट इसमें से आपको कौन सा नज़र आ रहा है जो मैंने अभी उसमें से बोला है, डार्क रूम टेस्ट, ठीक है। इसके अलावा प्रोन टेस्ट, ठीक है। आइज प्रोन टू एंगल क्लोजर हैव ऑल द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स एक्सेप्ट। अब एंगल क्लोज होना है तो कौन सी करेक्टरिस्टिक्स होंगी, हाइपरमेट्रोपिक होगा, लार्ज लेंस होगा, ठीक है, और शैलो एंटीरियर चैम्बर होगा, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिक कैसे होता है, आई बॉल छोटा होता है, ठीक है, जिसकी वजह से एंगल इजीली क्लोज हो जाएगा, ठीक है, वो जो एंगल होगा वो इजीली क्लोज हो जाएगा। लार्ज लेंस, बड़ा सा लेंस है तो एंगल के लिए स्पेस कम हो जाएगी ना, बंद होने के लिए उसको जगह मिल जाएगी। तो उसके बाद इंटीरियर चैम्बर शैलो होगा तो फिर भी होगा ना, इंटीरियर चैम्बर ही छोटा है, तो इस केस में क्या होगा, एंगल क्लोजर हो जाएगी, ठीक है। जैसे मैंने बताया था चाइनीज़ होते हैं उनमें ज़्यादा कॉमन होती है, उनकी छोटी छोटी आंखें होती हैं, लेकिन वाइड एंगल की वजह से एंगल क्लोजर होता है, कभी भी नहीं होता। ये तो आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो, मतलब पढ़े बगैर भी। ट्यूबेकुलोप्लास्टी टू रिड्यूस द इंट्राओकुलर प्रेशर इन द प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा। मैंने अभी आपको बताया कि हम लेज़र यूज़ करते हैं इसमें, कौन सा, आर्गॉन लेज़र, ठीक है। उसके बाद 100 डे ग्लूकोमा इज़ सीन इन, ठीक है। तो ये आपका रेटिना के चैप्टर में से लिया गया है, और वहाँ पे हमने सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूजन में देखा था कि इसकी तकरीबन इसमें क्या होता है, न्यू वेस्कुलराइजेशन स्टार्ट हो जाती है बाय द VEGF, ठीक है। और VEGF की वजह से न्यू वेस्कुलराइजेशन होगी, तो इसको हम कहते हैं 100 डे ग्लूकोमा। वेजल्स बनने की वजह से ग्लूकोमा होता है 100 डेज। फिर होता है विजिबल रेटिनल आर्टीरियल पल्सेशन जो होती है वो किसकी फ़ीचर होती है, तो इसमें क्या होगा, कर्बो होगा, क्योंकि इसमें क्या होती हैं, वेन्स जो होती हैं वो डायलेटेड होती हैं, टार्चुअस होती हैं, तो उसकी वजह से वीनस पल्सेशन आएगी, आर्टीरियल पल्सेशन आएगी। इंक्रीज ऑकुलर प्रेशर इन द बूफथैल्मोस कॉज ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। अच्छा, अब जो बूफथैल्मोस होगा उसकी वजह से आप खुद भी सोचें, अगर छोटे से बच्चे की जो आँख जो है उसमें ग्लूकोमा हो गया, तो कंजेंटल ग्लूकोमा है, तो स्ट्रेच होगा ना स्क्लेरा, कॉर्निया की जो कर्वेचर होगा ऐसे बाहर की तरफ आ जाएगा ना, और रप्चर ऑफ द डिसमेंस मेम्ब्रेन हो जाएगी ना कॉर्निया के ऊपर जब स्ट्रेस पड़ेगा। और कॉर्नियल वेस्कुलराइजेशन का क्या काम है यहाँ पे, कोई भी नहीं काम, तो इसका बी आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद पेन जो एब्सोल्यूट ग्लूकोमा की होती है ना, उसको हम कैसे ट्रीट करते हैं, या आपके दवाई में भी इसका ट्रीटमेंट लिखा हुआ है कि पेन हम कैसे करते हैं, हम अल्कोहल का रेट्रोबल्बर इंजेक्शन देते हैं, जिससे वो जो नर्व्स होती है ना उनके अंदर, उनकी नर्व्स को हम ख़त्म कर देते हैं। मतलब कि लिखा होगा कि वो जो नर्व्स होती हैं ना, उधर एक गैंग्लियन होता है, आई थिंक सीलीडी गैंग्लियन था, सीलीडी गैंग्लियन के अंदर हम इंजेक्शन देते हैं टू ब्लॉक द इफरेंट पैथवे फॉर द रिलीफ ऑफ पेन, ठीक है। उसके बाद इन एंगल क्लोजर, क्यूट एंगल क्लोजर, प्रोफिलैक्टिक ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस ऑफ अदर आई। ये मैंने अभी भी आपको बताया था कि पेरिफेरल आयरोडोटोमी करते हैं हम, आइरिस के अंदर होल कर देते हैं दूसरी आई की, ताकि उसके अंदर ग्लूकोमा ना हो। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर कंजेनिटल ग्लूकोमा क्या होगा, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस गोनियोटोमी, ठीक है, दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इन प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा,
प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा में जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है वो क्या होगा? मेडिकल। मैंने आपको शुरू में भी बताया था इसके बारे में। मेडिकल ट्रीटमेंट होगा किसमें? प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा में। और यही पूछा जाए कि ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इन एंगल क्लोजर, तो उसमें हम सर्जरी करते हैं। ठीक है, टेबल जो मैंने आपको बताया था ना, प्राइमरी और क्लोज एंगल, वो अच्छा सा देख लें, उसमें से एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा आए हुए हैं। फिर हम यहाँ से एमसीक्यूज देख लेते हैं। डायग्नोस्टिक साइंस ऑफ द कंजेनिटल ग्लोकोमा। कंजेनिटल ग्लोकोमा का आप टॉपिक खोल लें, उसमें से हम साइंस रिवाइज कर लेते हैं। अब उसमें क्या होता है? इंट्राओकुलर प्रेशर इज़ रेज्ड। कॉर्निया में क्या होता है? इंलार्जमेंट होती है उसके कॉर्नियल डायमीटर में, जिसमें से हमने देखा था कि 12 मिलीमीटर जो होता है वो अगर 1 साल से पहले हो तो सस्पिशियस होता है, अगर 13 मिलीमीटर्स हो आफ्टर 1 ईयर तो वो डायग्नोस्टिक होता है, और 14 मिलीमीटर्स हो तो इसका मतलब वो पक्का जो है ना वो ग्लोकोमा है। ठीक है, कॉर्नियल एडिमा होता है इसमें, क्योंकि डेस्मेंस मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती है। और इसके अलावा हाफ स्ट्राई मिलते हैं हमें, क्योंकि ब्रेक्स होती हैं वो डेस्मेंस मेम्ब्रेन में। कॉर्नियल स्कारिंग मिलती है। एंटीरियर चैम्बर हमें इसमें डीप मिलता है। ठीक है, डीप मिलता है। और इसके अलावा जो आयरिस होता है वो हिलरा होता है, ट्रेमुलसनेस होता है। लेंस जो होता है उसकी सबलक्सेशन हो सकती है, क्योंकि उसके जोन्यूल्स रप्चर हो गए होते हैं। एक्सियल मायोपिया होता है ड्यू टू द इनलार्जमेंट ऑफ द आई बॉल। ठीक है, एक्सियल मायोपिया हो जाता है। और गोनियोस्कोपी जो होती है वो हमें उसमें एंगल जो है उसमें एनॉमलीज मिलती हैं, वो हमने देखी हुई है। एनॉमलीज इसकी क्या होती हैं? ऊपर मेम्ब्रेन बनी होती है, बर्कन्स मेम्ब्रेन है इस तरह की। इसके अलावा ऑफ्थेल्मोस्कोपी में हमें कपिंग मिलती है। ठीक है, और विजुअल एक्टिविटी जो होती है वो कम हुई होती है बिकॉज ऑफ द कॉर्नियल क्लाउडिंग, एस्टिग्मेटिज्म, हाई मायोपिया। तो ये सारे इसके फीचर्स हैं, जिसमें हमने कॉर्नियल एडिमा भी पढ़ा है, लार्ज कॉर्निया भी पढ़ा है, हाफ स्ट्राया भी पढ़ा है, रेज्ड आयोबी भी पढ़ी है, लेकिन स्टॉकर लाइन हमने कहीं भी नहीं पढ़ी। स्टॉकर लाइन तो आयरन की एक लाइन होती है, आई थिंक ये ट्रीजियम में बनती होती है। उसके बाद मैन एज 5 ईयर्स और उसको ग्लूकोमाटस कपिंग हुई हुई है डिस्क की, और आईओपी उसका रेज हुआ हुआ है। ठीक है, तो 12 to 21 जो आईओपी होते हैं ना ये नॉर्मल होता है, तो अगर 28 रेज हुआ हुआ है। ही ऑल्सो गेव हिस्ट्री ऑफ यूजिंग साल्ब्यूटामोल इनहेलर। ठीक है, और अब उसको क्या नहीं देना चाहिए हमें? फॉलोइंग इज़ नॉट एन अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट ऑप्शन। तो इसमें हमें क्या नहीं देना पाए? ब्रीमोनिडीन और डोरजोलामाइड। ब्रीमोनिडीन जो है ये एप्राक्लोनिडीन और ब्रीमोनिडीन जो अल्फ़ा एगनिस्ट हैं, ये हम दे सकते हैं। डोरजोलामाइड कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर है, ये तो हम देंगे। और लेटेनोप्रोस्ट जो है प्रोस्टाग्लैंडिन है, पाइलोकार्पिन जो है ये भी हम देंगे। अब ये है कि इसको हिस्ट्री है साल्ब्यूटामोल इनहेलर उसने यूज़ किया था। ठीक है, और अब उसे हम टीमोलोल नहीं, क्योंकि इससे हमें ये साफ पता चल रहा है कि उसको एस्थमा है ना, तो हम बीटा एगनिस्ट तो कभी भी नहीं उसको फिर देंगे। बीटा ब्लॉकर, सॉरी, बीटा ब्लॉकर्स हमने देखा था कि उसमें ब्रोंकोस्पैज्म, ब्रेडिकार्डिया और हार्ट ब्लॉक के पेशेंट्स को हम नहीं देते, उसमें साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है ये। ठीक हो गया। डी ऑफ द कंजेनिटल ग्लोकोमा इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। अब ग्लोकोमा में क्या हो रहा होता है? बच्चे की आँख में एक जो बहुत ज़्यादा ना वो बड़ी सी हुई होती है, बहुत बड़ा कॉर्निया होता है। ठीक है, और एक उसे ऐसे डायलेटेड सा प्यूपिल होता है, और रेड हुई होती है आँख। ठीक है, रेड हुई होती है आँख, और बच्चे की आँख ऐसे हुई होती है और पानी निकल रहा होता है अंदर से, ऐसी होती है ना आँख उसकी बच्चे की। ठीक है, तो अब जो है हम इसको जो है नेज़ोलैक्रिमल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पानी निकल रहा है उसकी आँख से। एपिफोरा और नेज़ोलैक्रिमल डक्ट में भी होता है, तो ये डी होगा इसका। केराटाइटिस, कॉर्निया जो है उसकी इन्फ्लेमेशन हुई हुई है, ये भी हमें लग सकता है। मेगलोकार्निया भी हमें लग सकता है, कॉर्निया लग सकता है, क्योंकि मैंने बताया कॉर्नियल एडिमा हुआ हुआ है ना इसमें। हमें अभी इसके सिम्टम्स रिवाइज़ किए हैं साइन सारे इसके। तो मेगलोकार्निया भी था उसमें, कॉर्निया का इनलार्ज हुआ था, एडिमा हुआ था। ठीक है, और इसके अलावा हम अगर ये कहीं प्राइमरी विट्रस, हाइपरप्लास्टिक प्राइमरी विट्रस, तो ये भी होगा इसका। ठीक है, इसमें भी इस तरह ही हुआ होता है। ठीक है, हाइपरप्लास्टिक जो प्राइमरी विट्रस होता है, अगर वो परसिस्ट करे ना, तो एक्चुअली वो दे रहा होता है साइन, बच्चे के अंदर आँख बड़ी बड़ी हुई होती है, उसमें भी नॉरिस डिजीज़ नहीं है। फॉलोइंग ड्रग्स हैव द एंटी ग्लोकोमा इफेक्ट एक्सेप्ट। ठीक है, अब देखें कि सबसे पहले टेनोप्रोस हमें पता है, पाइलोकार्पिन भी हम देते हैं, और इसके अलावा टीमोलोल भी बीटा ब्लॉकर है, ये हम देते होते हैं। और डेपीवेफ्रिन, तो डेपीवेफ्रीन जो है ना ये एक्चुअली एपिनेफ्रीन की क्लास में से है, तो इसको हम दे सकते हैं। अब ट्रोपिकामाइड जो है ये एट्रोपिन की क्लास में से आ रही है ना, मस्क्रीनिक एजेंट है, तो ये तो हम नहीं देंगे कभी भी। ठीक है, एंटी मस्क्रीनिक्स देते हैं हम। अच्छा, और नॉरिस डिज़ीज़ का ये मैंने देखा है अभी कि उसमें रेटिना जो है ना
उसमें डिफेक्ट हो रहा होता है। तो ऐसा आँख पे कोई बाहर की तरफ कोई इफेक्ट नहीं आ रहा होता, इस वजह से ग्लूकोमा नहीं लगता हमें इतना बाहर से। अर्लीस्ट विजुअल फील्ड इफेक्ट इन द प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा इज़, तो पहले सबसे पहले अर्लीस्ट में क्या होता है, मैंने अभी आपको पहले भी रिवाइज करवाया कि पैरासेंट्रल स्कोटोमा होता है, आर्क्वेट है, और ये आर्क्वेट और बेजरीडियम जो एक ही होता है, सेंट्रल स्कोटोमा है और रिंग स्कोटोमा है, ये सारे हमारे लेट में जाते हैं। जो सबसे पहले अर्लीस्ट है ना, इन सब में से अगर हम बात करें, वैसे तो अर्ली में ये भी आ रहा है हमारा जो है एक्चुअली मतलब पैरासेंट्रल है और सेंट्रल है, लेकिन पैरासेंट्रल जो है ये अर्लीस्ट है, ये तो आपने पक्का पक्का याद रखना है, ठीक है। पैरासेंट्रल का सबसे पहले नाम आना चाहिए जहन में आपके। उसके बाद मतलब सेंटर के बिल्कुल पास स्कोटोमा होता है। रिगार्डिंग द एंगल ऑफ इंटीरियर चैम्बर विच स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू, तो एंगल ऑफ इंटीरियर चैम्बर, अब आपने इसको ध्यान से देखना, देखें सबसे पहले क्या होता है, शॉलबैक्स लाइन आती है जो कॉर्निया के बिल्कुल डेज़मेंट्स मेम्ब्रेन होती है वहाँ पे होती है, ठीक है। बिल्कुल अंदर क्या है, जो हमारा एंगल होता है वो किससे बन रहा होता है वो हम देख रहे हैं। बिल्कुल अंदर क्या होती है, सीलियरी बॉडी होती है, ठीक है। और उसके अंदर क्या होता है, वी हैव द ट्यूबैकुलर मेशवर्क होता है इधर करके, और इधर करके वी हैव द स्क्लेरल स्पर, ठीक है। ये चार चीज़ें होती हैं जो हमारे एंगल को बना रही होती हैं। तो एंगल इंटीरियरली किससे बाउंड होता है, शॉलबैक्स लाइन से, और पोस्टीरियरली सीलियर बॉडी से। ये बिल्कुल ठीक बात इन्होंने की है। एंगल इज़ नॉट विजिबल टू द नेकेड आई बिकॉज ऑफ द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये होती है ना, तो इसके लिए हम फिर गोनियोस्कोपी यूज़ करते हैं, ये भी आपको पता है। गोनियोस्कोप से हम देखते हैं, फिर इस वजह से नॉट विजिबल टू नेकेड आई, तो इस वजह से हम खुद नहीं देख सकते एंगल को, ठीक है। उसके बाद आता है सूडो एक्सफोलिएशन, इसको बाद में करते हैं। प्लेटियो आइरिस कॉजेज एंगल क्लोजर, इसमें क्या होता है कि जैसे प्लेटियो होता है ना, ऐसे करके ऊपर की तरफ, आइरिस पे ऐसे आगे की तरफ आके ना ऐसे प्लेटियो बनाया होता है उसने, और उसकी वजह से भी एंगल ब्लॉक हो जाएगा ऑब्वियसली, ठीक है। प्लेटियो आइरिस कॉजेज एंगल क्लोजर, तो एंगल क्लोज कर देगा ये। इसके अलावा पिगमेंट्री ग्लोकोमा इज़ ओपन एंगल, पिगमेंट्री ग्लोकोमा मतलब कोई पिगमेंट्स आके हमारे एंगल को आके, ये एंगल था ना, यहाँ पे आके पिगमेंट्स डिपोजिशन हो गई, पिगमेंट्स जमा हो गए एंगल को, इन्होंने क्या कर दिया, ओपन एंगल ग्लोकोमा करवा दिया। एंगल ओपन है लेकिन ग्लोकोमा करवा दिया है। लेकिन एक्सफोलिएशन की वजह से तो क्या होगा, ओपन एंगल ग्लोकोमा होगा ना। एक्सफोलिएशन क्या होता है, जो लेंस होता है ना उसका मटेरियल थोड़ा बहुत तो आके ना, तो हमारे इंटीरियर चैम्बर को ब्लॉक कर देगा, ठीक है। लेकिन वो क्लोजर तो नहीं करवा रहा है इंटीरियर चैम्बर एंगल की, ओपन रख रहा है उसको, तो ओपन एंगल ग्लोकोमा करवाएगा ना लेंस का मटेरियल, तो इस वजह से ओपन होना चाहिए। तो दैट्स वाई ये क्या होगा, इट्स द फॉल्स स्टेटमेंट। स्टोनी हार्ड आई जो होती है वो किस में होती है, मैंने पहले भी बताया था, एब्सोल्यूट ग्लोकोमा में होते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद आता है कि एक्वियस ह्यूमर के बारे में क्या चीज़ ठीक नहीं है, तो दैट इज़ कि एटीपी, हाँ इसकी प्रोडक्शन के लिए हम एटीपी यूज़ करते हैं, इसकी प्रोडक्शन के लिए एक्टिव, मैंने बताया था एक्टिव ट्रांसपोर्ट इसकी होती है, तो एटीपी वहाँ पे यूज़ होगी ना। इट्स प्रोड्यूस्ड बाय द नॉन पिगमेंटेड एपिथेलियम ऑफ द सिलियरी बॉडी, बिल्कुल भी नहीं, सॉरी, हाँ नॉन पिगमेंटेड मतलब जो हमारी होगी वेस्कुलर, ये देखिए ना, हमारी क्या होती है, एक पार्स प्लाना होती है ना, ये पार्स प्लिकाटा होती है और फिर पार्स प्लाना होती है, यही होती है ना सिलियरी बॉडी। अब पार्स प्लिकाटा जो होती है उसमें एक्चुअली हमारी वेजल्स होती हैं, ठीक है, और पार्स प्लाना में कोई वेजल्स नहीं होती। और आपको पता है यहाँ पे हमारी पिगमेंट्री एपिथेलियम यहाँ तक रहती है, पार्स प्लाना तक, ठीक है। पिगमेंट्री एपिथेलियम जो होती है, और नॉन पिगमेंटेड एपिथेलियम होती है, यहाँ पे आती है नॉन पिगमेंटेड एपिथेलियम और पिगमेंटेड एपिथेलियम, ठीक है। उसके बाद